ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। दो आपराधिक गिरोह के बीच गोलीबारी हुई है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। लोग घायल हुए हैं। एक गुट के आकाश विकास घायल, दूसरे गुट का रवि घायल हुआ है। मौके से 6 खोखे बरामद किए गए हैं। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका है। संजय पांडे सहित सभी आरोपी पकड़े गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, बताया जा रहा है दो आपराधिक गिरोह के बीच में गोलीबारी होती है और दोनों ही गुटों के कुछ लोग घायल होते हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, बता दें कि पूरा मामला पंडरा ओपी इलाके स्थित है, जहां पर विकास नगर इलाके में दो गुटों के बीच ये फायरिंग की वारदात हुई है। पूरा मामला 4 एकड़ की जमीन से जुड़ा हुआ है। करीब 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ था और उसी पैसे को लेने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें कि संदीप थापा गुट और संजय पांडे गुट के बीच ये फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कि जो आकाश और विकास जो सगे भाई बताए जा रहे हैं वो घायल हुए। तो वहीं एक अन्य आरोपी जो कि दूसरे गुट का संजय पांडे जिसका नाम रवि यादव है वो घायल हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संजय पांडे सहित जो गोलीबारी की वारदात में शामिल थे उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में और क्या कुछ तथ्य हैं इसकी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग की घटना हुई है वो अपने आप में बताता है कि राजधानी रांची में जो जमीन से संबंधित विवाद है वो कहीं न कहीं थम नहीं रहे। उसकी वजह से जो खून है वो भी बह रहा है। तो देखना होगा इस पूरे मामले में न सिर्फ जो पुलिस है बल्कि अगर कहा जाए तो अंचल कार्यालयों को भी गंभीर होने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। यूपी के चंदौली में पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की खबर झूठी निकली है। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस ने ट्रेन की चेकिंग की। करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ट्रेन की सघन तलाशी ली। ट्रेन को डीडीयू जंक्शन पर रोककर एक-एक डिब्बे से यात्रियों को बाहर निकाला गया और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। तो ट्रेन में बम की खबर मिली थी। हालांकि जब तलाशी ली गई तो यहां से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। बम निरोधक दस्ते ने यहां यात्रियों को उतारकर इस एक डिब्बे की जांच की, जिसके बाद से इससे ट्रेन को रवाना किया गया। तो ट्रेन में बम की खबर जो है वो झूठी निकली है। चंदौली से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। यहाँ राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली जा रही तेजस राजधानी में संदिग्ध वस्तु की सूचना के बाद हड़कंप की स्थिति। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिले की तमाम पुलिस के साथ आरपीएफ, जीआरपी मौके पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कंट्रोल को यह सूचना आई थी और एक फोन से रेलवे कंट्रोल को सूचना दी गई कि 2309 जो तेजस राजधानी है उसमें संदिग्ध वस्तु है। उसके बाद ट्रेन को यहाँ रोका गया है। करीब 1 घंटे से ये ट्रेन रुकी है और तमाम रेलवे के स्टाफ के साथ पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी, डॉग स्क्वाड यहाँ पहुंचे हैं और बम की सूचना के बाद इस तरीके की चेकिंग की जा रही है। हम अपने साथी से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है और अब तैयारी की जा रही है इस पूरी ट्रेन को पूरी तरह से। इंडिगो उड़ान संकट मामले में डीजीसीए का एक्शन देखिए। डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया है यहां पर 22 करोड़ से भी ज्यादा का जुर्माना। इंडिगो के लिए 50 करोड़ की बैंक गारंटी अनिवार्य है। आपको बताते चले 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया इंडिगो पर। 50 करोड़ की बैंक गारंटी अनिवार्य है। उड़ानें रद्द होने से 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग मामले में इंडिगो दोषी पाया गया है। डीजीसीए की कार्रवाई पर इंडिगो का बयान, पिछले घटनाओं से सबक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम डीजीसीए के निर्देशों को लेकर के भी गंभीर हैं। इंडिगो का ये कहना है दिसंबर की घटनाएं 19 साल के काम में एक अपवाद है। इंडिगो ये कह रहा है 19 वर्षों से हमारा परिचालन बेदाग रहा है। 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। आपको याद होगा जब इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, इंडिगो फ्लाइट्स डिलेड हो रही थी और इसके बाद डीजीसीए ने एक्शन लिया। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया है। अब बात सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा की। सीएम नीतीश ने मोतिहारी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है और इसे पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिली है उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
फूलों की बड़ी सी माला, बीच में हाथ जोड़े सीएम नीतीश कुमार और अगल बगल उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। यह तस्वीर बिहार की एनडीए सरकार की मजबूती दिखाने के लिए काफी है। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे। सीएम नीतीश ने मोतिहारी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात और कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने कहा, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है और इसे पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा, जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिली है, उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। चुनाव के पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार के लिए ये योजना लॉन्च की थी। 10-10 हजार रुपए दिए थे और जो अच्छा करेंगी उन्हें और 2 लाख देने का वादा किया था। नीतीश कुमार ने अपने उसी वादे को एक बार फिर मोतिहारी में दोहराया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो गई है और इस ऐतिहासिक पल के लाखों श्रद्धालु गवाह बने। सीएम नीतीश कुमार भी शिवलिंग की स्थापना में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। ये एक सपना था, बिहार में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। वो सपना पूरा हो गया है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं मोतिहारी के कैथवलिया की, जहां विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा गगन भेदी मंत्रों के साथ हुई। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना में आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायण कुणाल ने अपनी पत्नी शांभवी चौधरी के साथ यजमान की भूमिका निभाई। शिवलिंग की स्थापना के गवाह सीएम नीतीश कुमार भी बने। लाखों श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। बहुत गर्व का विषय है और ये एक पहला माइलस्टोन होगा। दूसरा माइलस्टोन जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2030 में, वो हम लोग अचीव करेंगे। बिहार में कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, इसके प्रति हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। दुनिया के सबसे बड़े अखंड शिवलिंग की स्थापना के बाद दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 33 फुट ऊंचा और लगभग 210 टन वजनी है, जिसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है। शिवलिंग की स्थापना बिहार के लिए गौरव का पल है। शिवलिंग की स्थापना से हर तरफ हर्ष का माहौल है। उस इलाके के विकास के लिए आगे भी जो सरकार को करना होगा, चाहे वो बाउंड्री हो, सड़क हो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, क्योंकि अब तो लाखों लोग उस मंदिर में आएंगे। और आज जिस तरह से देवों के देव महादेव जगत पिता का विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना, और आज इस पल में हम लोग गवाह बन रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं, हम पुनः नमन करते हैं। विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना अद्भुत और अकल्पनीय है। इस शिवलिंग की स्थापना के बाद बिहार पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। केसरिया में बन रहे राम मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट है, जिसे निर्माण करने में करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग की स्थापना में जिन लोगों की मुख्य भूमिका है वो है दक्षिण भारत के 2 शख्स। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। केसरिया में है और ठीक हमारे पीछे जो शिवलिंग देख रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है और जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, इसे आज स्थापित कर दिया गया है। और
ये शिवलिंग देखने अभी तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब ये पूरी तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा तब यहाँ पे देश और विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। जाहिर तौर पे ये हमारे लिए भी बहुत विस्मयकारी क्षण है और एक अद्भुत सा एहसास। अगर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तभी आपको ये एहसास होगा कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे विश्व में जो शिव भक्त हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा दर्शन का केंद्र भी बन सकता है भविष्य में। और जिसने इस शिवलिंग को बनाने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेमलता जी हैं। ये जो आज हम यहाँ पे रूप देख रहे हैं भगवान शंकर के शिवलिंग का, ये कैसे संभव हुआ, कैसे इसकी कहानी बताइए। 2015 में हम लोगों को ऑर्डर दिया था आचार्य किशोर कुणाल जी ने, फिर इसका काम शुरू किया था। फिर हम लोगों का वहाँ से सलातीकुलम करके तिरुनेलवेली के पास एक जगह है, क्वारी है, वहीं से हम लोग पत्थर लेके आया था। उसका वजन था 354 kg टन, 354 टन है। ये कहाँ से आया था ब्लैक ग्रेनाइट? ब्लैक ग्रेनाइट वहाँ से तिरुनेलवेली के पास सलातीकुलम करके एक जगह है, वहाँ से लेके आया। तो इस पत्थर की खासियत क्या है? इस पत्थर का जनरली पत्थर का मतलब उसमें जो भी बोलता है उसमें उसका मतलब वो पुराना जमाने से वही उसी में बना देता है। विनायक वेंकटरामन है। मैं क्रिश्चियन भी जिस कंपनी ने इसको शिवलिंग जी को बनाया है उसका फाउंडर हूँ। सर एक जरा बताइए कि इस शिवलिंग के बारे में अभी मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर आप एक परिक्रमा लेते हैं तो 108 परिक्रमा के बराबर 1008 ये सहस्त्र शिवलिंग है जिसमें कि 1008 शिवलिंग है। और अब एक बारी जब शिव जी की परिक्रमा करते हैं इसका मतलब 1008 शिवलिंगों की एक परिक्रमा कर रहे हैं। नजारा देखने का एहसास कैसा हो रहा है? बहुत सुंदर एहसास हो रहा है। कभी सोचा था कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे? कभी नहीं सोचा हुआ। तो यही एहसास आपको मिलेगा जब आप मोतिहारी केसरिया में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसा ही एहसास होगा। जब युवा हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र के लोग, पुरुष हो, महिलाएं, सबके अंदर कुछ ऐसा ही एहसास देखने को मिल रहा है केसरिया में। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, केसरिया। और देखिए बिहार के एथेनॉल प्लांट के सामने बंद होने की नौबत आने लगी है, जिस पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने चिंता जताई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सारी बातों को केंद्र के सामने रखा है जिस पर विचार किया जा रहा है। बिहार में बड़े तामझाम के साथ इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई, लेकिन अब इथेनॉल फैक्ट्री के चलने पर संकट मंडरा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी माना कि ये संकट बड़ा है और इथेनॉल की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। काफी वर्कर भी काम करते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन ये पूरे देश की पॉलिसी है कि अभी हम 20% मिक्सिंग पेट्रोल में इथेनॉल का करते हैं। बता दें कि अभी तक बिहार की फैक्ट्री से 100% इथेनॉल केंद्र सरकार खरीद रही थी और मार्केटिंग का भी कोई झंझट नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की नई पॉलिसी की वजह से इथेनॉल फैक्ट्री से 50% ही इथेनॉल केंद्र सरकार खरीद रही है, जिसके कारण फैक्ट्री को 6 महीने की प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि फैक्ट्री और जिन लोगों को उससे रोजगार मिला है उस पर असर पड़ेगा। लिहाजा राज्य सरकार ने सारी बातों को केंद्र सरकार के सामने रखा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या रास्ता निकाला जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बक्सर के नवानगर प्रखंड को औद्योगिक हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने यहां कई बड़े उद्योग लगाए हैं। इनमें से एक है इथेनॉल फैक्ट्री, लेकिन अब भारत सरकार की नई नीति के कारण प्लांट के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर मजदूर और उद्यमी दोनों परेशान हैं। दरअसल नई नीति के कारण ऑर्डर को घटाकर 50% कर दिया गया है। उद्यमियों का कहना है कि 50% कटौती के बाद प्लांट को नियमित चलाना संभव हो गया है। सर हालात ये है हमारा कि 50% जो कर दिया गया है, तो जो वर्कर हमारे जितने भी वर्कर हैं उनको सैलरी जो है कहाँ से देंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा ये प्लांट है इसमें जो मालिक हमारे चला रहे हैं घाटे में रह करके वो बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। पॉलिसी जो दिया गया था 100%, जैसे इथेनॉल का बात करें
तो 100% जो दिया गया था, जिससे कि रोज़गार, जैसे यहाँ पे लगभग 500 लोग रोज़गार काम कर रहे थे, वो 50% कटौती करके बिहार एथेनॉल प्रोडक्शन में जब 50% कटौती होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो। सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही हुआ है। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति के कारण बक्सर जिले के नावानगर में बनाया गया इथेनॉल प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें 15 दिन काम मिलता है और 15 दिन के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इनको यहाँ से काम पर रोक दिया जाता है, इन्हें यहाँ से निकाला जाता है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं फिलहाल उनकी समस्या है कि अगर यहाँ से वो फिर बिहार के अगर बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, अगर उन्हें फिर काम मिलता है तो फिर वो बिहार में नहीं आ पाएंगे। औद्योगिक नीति के कारण जो ये प्लांट है, इथेनॉल प्लांट, फिलहाल बदहाली का दंश झेल रहा है। यहाँ के कामगारों को डर सता रहा है कि फिर इन्हें बिहार के बाहर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो यहाँ मजदूर हैं, मजदूर तबके के जो लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार इसमें पहल करे ताकि प्रोडक्शन यहाँ से बढ़े और जो उद्योग यहाँ लगे हैं उन उद्योगों को और बढ़ावा मिले, ताकि जो बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, उन्हें यहाँ काम मिल सके। पुष्पराज, न्यूज़ 18, नवानगर प्रखंड, बक्सर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने पोते एराज के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दादा लालू का पोते के प्रति अटूट प्रेम झलक रहा है। इससे पहले भी लालू प्रसाद का नाती और नतनी और पोती के साथ खेलने का वीडियो सामने आ चुका है और ये जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है, काफी पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि दादा और पोते का प्यार झलक रहा है इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर अपने पोते इराज के साथ लालू यादव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दादा लालू का पोते के प्रति प्रेम जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी लालू प्रसाद का अपने नाती नतनी पोती के साथ भी खेलने का वीडियो सामने आ चुका है और ये वीडियो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं। दरभंगा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कार्यक्रम का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति और एकता पर जोर दिया और कहा, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में शामिल सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी हिंदुओं से एकजुटता की अपील की। केवल स्वार्थ से दूसरों को धोखा देकर बड़े होने वाले समाज कुछ वर्षों के, कुछ दशकों के बाद नीचे गिरता है। असत्य, अन्याय और अधर्म के आधार पर खड़े होने वाला समाज दूसरों को तो नाश करता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। परम आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसवाले जी यहाँ आकर के और यहाँ सम्मेलन में शिरकत करके और लोगों को बताने का काम किया है जो हम सारे भारतवर्ष के हिंदू एक साथ रहें, एक साथ चलें। बीएमसी चुनाव में एनडीए की जीत पर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की जीत है। महाराष्ट्र में जनता ने विकास कार्यों पर भरोसा जताया। अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चले। कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां गई शिवसेना ठाकरे साहब की? आपने ठाकरे साहब के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया। ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी के सुशासन, देवेंद्र फडणवीस के काम और अब तो ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी महाराष्ट्र में। तो जनता उस पर विश्वास करती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली में अब यहां पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू किया गया। शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली में AQI 400 था, जो रात 8 बजे बढ़कर 428 पहुंच गया, जो कि गंभीर है। और इसके बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कई कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत दिल्ली में कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्यों
ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई गाड़ियों को कुछ छूट जरूर दी गई है। ये देखिए कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ की तस्वीर अक्षरधाम और बारापुला की तस्वीर है। सरायखाई की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सारी जगहों पर आप देखिए ये धुंध यहाँ पर छाया हुआ है और कुछ जगहों पर तो कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं और कुछ जगह पर प्रदूषण की वजह से परेशान है।